नमस्कार नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जक्सिन्यारी समाप्ति मैम? इनके एक लाइट्स ऑफ कर देना। यस तो बेटा जी आज होने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने लास्ट क्लास में बेटा कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी अबाउट द न्यूरल सिस्टम। एक बारी हम जैसे कि हर क्लास की शुरुआत में करते हैं बच्चों, फटाफट से चलाते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। वैसे आज का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। आज हमें जो हम इतने टाइम से बेटा बोलते हुए आ रहे हैं ना, स्टिमुलस, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, कंडक्शन, एक्शन पोटेंशियल, हमें एक्चुअल में आज उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। हाउ दी impulse or action potential is generated and how it is beta conducted along the whole neuron। ठीक है, आज हमें ये पढ़ना है। बट जैसे कि बेटा हम हमेशा करते हैं, एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं और पिछली क्लास का फटाफट से बेटा क्विक रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि मैम हमारे पास दो तरीके की कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी में मेनली। एक होती है आपकी हार्मोनल वाली, एंडोक्राइन सिस्टम वाली, और एक होती है न्यूरल सिस्टम वाली। ये दो सिस्टम्स मिलके तरीके से काम करती है, तो बेटा बॉडी की हर एक एक्टिविटी बड़े ही कोऑर्डिनेटेड फैशन में हो पाती है। एंडोक्राइन सिस्टम के सिक्रीशंस को हार्मोन बोलते हैं, और यहाँ पे बेटा न्यूरल सिस्टम में जो काम करता है वो होते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स जो केमिकल्स को सिक्रीट करके बेटा रिलीज करके, बेसिकली सिक्रीट नहीं रिलीज करके बेटा काम करती है, वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन्स फास्ट काम करती है व्हेन कंपेयर टू बेटा हार्मोन्स, लेकिन हार्मोन्स का जो असर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कंपेयर टू द न्यूरॉन्स। जब बेटा एनिमल किंगडम में नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ होगा। तो जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम बहुत ही बेसिक होता है। हाइड्रा यानी कि सिलेंट्रेटा फाइलम से जो बिलोंग करता है उसमें पहली बारी न्यूरॉन्स दिखे थे, एपोलर काइंड ऑफ न्यूरॉन्स। फिर बेटा जैसे आप वर्टिब्रेट्स में जाओगे, जैसे हम भी वर्टिब्रेट्स है, फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, मैमल्स हो गए, उनमें कंपैरेटिवली वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम है क्योंकि वो एडवांस्ड एनिमल्स है। फिर हमने बोला कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होती हैं वो पार्ट होती हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, which is again divided into somatic nervous system, autonomic nervous system। ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल करेगा और सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब बेटा आपके वॉलेंट्री पार्ट्स का कंट्रोल। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेटा, दैट इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिनके बेटा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी भी हुई है जब आपने प्रॉपर्टीज क्या बेटा वो कि वो काम कैसे कर रहा है, हार्ट रेट को कौन बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ टर्म्स बेटा हम यूज करते हैं जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी को बोलते हैं एफरेंट, मोटर को बोलते हैं इफरेंट। कुछ ऐसी न्यूरॉन्स या नर्व्स बेटा जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है वो होते हैं सेंसरी या एफरेंट। और फिर बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस ऑर्गन्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है वो होती है मोटर या फिर इफरेंट। ठीक है, फिर आपने बेटा पढ़े कुछ टर्म्स जैसे कि गैंग्लिया, न्यूक्लियाई, नर्व फाइबर्स एंड ट्रैक्ट। जब आप कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज की बात करते हैं, एक साथ एग्रीगेटेड इकट्ठी हुई सेल बॉडीज की बात करते हैं, और वो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बात करते हैं तो उनको बोला जाता है न्यूक्लियाई। और बेटा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन केस ऑफ बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसे बोला जाता है गैंग्लिया। इन द सेम वे कलेक्शन ऑफ बेटा या बंडल ऑफ बेटा एक्सॉन्स, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बोला जाता है ट्रैक्ट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसे बोला जाता है नर्व फाइबर। प्लेक्सस एक वर्ड यूज किया था, प्लेक्सस का मतलब होता है बेटा नेटवर्क का एक जाल। फिर हमने बोला यार नर्वस टिश्यू जो होता है, न्यूरल टिश्यू जो होता है, रिवाइज करो ना सारे बच्चे, या मैं एक सुर में बोली जा रही हूं, रिवाइज करना है आप लोगों को। ठीक है, फिर बेटा अगर मैं नर्वस टिश्यू को देखूं, न्यूरल टिश्यू को देखूं, तो हम में से अधिकतर बच्चों को ये लगता था कि यार न्यूरल टिश्यू का मतलब होता है न्यूरॉन्स। गलत बात नहीं है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। बट बेटा न्यूरल टिश्यू का मोर देन 50% अगर आप देखोगे वो बनाती हैं जो सेल्स, उन्हें बोला जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स, द सपोर्टिंग सेल्स, द पैकेजिंग सेल्स। और ये न्यूरोग्लियल सेल्स में दो सेल्स बेटा आपको याद रखने, एक होते हैं श्वान सेल्स, एक होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखो न्यूरॉन्स जो होती हैं वो ऑफ कोर्स मेजर सेल्स इसीलिए हैं क्योंकि वो एक्साइटेबल सेल्स है, वो ही कंडक्शन शो करेंगी, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा वो पैकेजिंग करती है जस्ट लाइक माइलिन शीथ। फिर हमने बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखे एज पर एनसीईआरटी, डिपेंडिंग अपॉन बेटा द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, न्यूरॉन्स कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 3 टाइप्स, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब मैम एक सेल बॉडी और उससे निकलती हुई एक एक्सॉन। आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा जी ऐसी स्टेज दिखती है।
मैम बाईपोलर का मतलब दो पोल्स, यानी कि मैम न्यूरॉन से एक डेंड्राइट और मैम एक एक्सॉन, तो ये हो गई बाईपोलर न्यूरॉन, रेटिना ऑफ द आई एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और जो बेटा जी हमने बनाई थी दैट वाज हैविंग मेनी डेंड्राइट्स एंड बेटा सिंगल एक्सॉन, many dendrite and single axon, this is called as beta multipolar neuron, right? मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक तो बेटा ये मच्छर नहीं हट रहे यहां से, ठीक है, एनीवे मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है जी। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, सेल बॉडी को भेजती है, सेल बॉडी इंफॉर्मेशन को आगे पास करती है एक्सॉन, एक्सॉन ब्रांच करती है इनटू एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल पे होते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं केमिकल्स कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल सकते हो एक्सोलेमा, अंदर साइटोप्लाज्म को बोल सकते हो एक्सोप्लाज्म। आपको सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट्स के अंदर कुछ प्रोटीन सिंथेसिस, अरे ये क्या हो गया बेटा, बेटा मेरी क्लास में बोर्ड को इतनी मौत आती है कि मैं क्या बताऊं। हाँ ये बेटा आपको क्या दिखते हैं बेटा, निजल्स ग्रैन्यूल, निजल ग्रैन्यूल बेटा आपको डेंड्राइट्स में भी दिखेंगे और आपको बेटा साइटोप्लाज्म में भी दिखेंगे। दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है। अगर बेटा एक तो अगर तो कोई आपको एक्सॉन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं दिख रही है तो बेटा ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो, सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों में मिलती है, बट अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा कॉमन होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, माइलिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा कॉमन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर बेटा आपको इसके ऊपर कवरिंग दिखने लग जाए जो कंटिन्यूअस कवरिंग नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस कवरिंग होती है, लिपिड की बनी हुई होती है, इंसुलेशन का काम करती है, जिसके अक्रॉस प्री कंडक्शन नहीं हो सकता, उसे आप माइलिन शीथ बोलते हैं। और माइलिन शीथ के बेटा बीच में जो आपको गैप्स दिख रहे हैं इन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। अगर एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो माइलिन शीथ बनाने वाला सेल होता है श्वान सेल, अगर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो माइलिन शीथ बनाने वाला सेल होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एक चीज मैंने और बताई थी, न्यूरीलेमा, बेटा श्वान सेल जहां पे होगा जरूरी नहीं है कि वो माइलिन बनाए, बना भी सकता है नहीं भी बना सकता, उसकी मर्जी है। जैसे कि मैंने तुम्हें एनसीईआरटी की वो लाइन भी पढ़ाई थी कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का न्यूरॉन श्वान सेल इज प्रेजेंट बट इट डज नॉट सिक्रीट माइलिन शीथ, इट इज अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन श्वान सेल की बेटा कवरिंग होती है आउटर, जो आपको दिख भी रही थी, जिसे बोलते हैं न्यूरीलेमा। जहां श्वान सेल होगी उसकी आउटर कवरिंग तो आपको दिखेगी ही, जिसे बोलते हैं बेटा न्यूरीलेमा, जो आपको ये पिंक कलर से दिख रही है। तो अगर मैं बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन दिखूं जहां ये श्वान सेल है, तो आपको लेयर्स अगर पूछी जाए तो आप बोलोगे सबसे बाहर आपको न्यूरीलेमा दिख रही है, अगर उसने माइलिन बनाई है तो माइलिन शीथ दिख रही है, फिर आपको एक्सॉन की मेम्ब्रेन दिख रही है, दैट इज एक्सोलेमा। दिस वाज द डायग्राम ऑफ बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जो ज्यादातर बेटा कहां होते हैं, जो ज्यादातर आपके प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जो ज्यादातर आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। यस एवरीबॉडी, डन एंड डन। अब बेटा जी आज हमें ना क्या करना है, आज हमें टॉपिक में लिखना है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो पहले तो मेरे को इस मच्छर को बेटा खात्मा करना पड़ेगा, इस मच्छर का, क्योंकि बेटा अगर ये भी बहुत ज्यादा डेंगू वाला टाइम चल रहा है। सुनो अब बेटा, कोई मुझे डांटेगा नहीं इस बात पे, अरे मैम आपने मच्छर मार दिया, क्योंकि तुम भी बेटा मच्छर तो मारते ही होगे, मच्छरों को पालते तो होगे नहीं, है ना कि कोई मच्छर भी पालता है, किसी का पेट है मच्छर। अब बेटा हमें क्या करना है ना, हमें पढ़ना है जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले तो मैं जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स हेडिंग डालती हूँ। हमें जनरेशन, पहले तो जनरेशन पढ़ेंगे तभी कंडक्शन समझ में आएगा, लेकिन जनरेशन पढ़ने के लिए पहले तो आपको बेटा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि एक न्यूरॉन को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन किस तरीके से चार्ज होती है, उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस होते हैं जब उसमें कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है। अभी तो बेटा जनरेशन वाला टॉपिक है, अभी सपोज जनरेशन तो हमने किया ही नहीं है, नर्व इंपल्स तो बाद की बात है। पहले मुझे देखना है जब कोई स्टिमुलस नहीं था, जब कोई बेटा स्टिमुलस है ही नहीं, तब न्यूरॉन की बेटा मेम्ब्रेन कैसी दिख रही है, तब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कैसी दिख रही है, जब वो रेस्ट पर है तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कैसी दिख रही है। बच्चों सबसे पहले तो हमें वो समझने की जरूरत है। तो मैं आपको सबसे पहला स्टेट तो बताती हूं कि व्हेन, हेडिंग डालोगे ऐसे करके, व्हेन neuron is at rest, neuron is at rest, दी लिखना है आपको, फिर डायग्राम से समझाऊंगी और फिर एनिमेशन भी है।
द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज, पहले लिख लो फिर साइड में मैं समझा भी देती हूं, RMP और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP और पोलराइज्ड स्टेट। मैं इसी चीज को बेटा आपको समझाऊंगी, ठीक है, मैं अगले ही पेज में समझाऊंगी, फ्रेश पेज से ना। इट मींस -70 मिलीवोल्ट। बेटा मैं ना नेक्स्ट पेज में ही आपको इसे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। अभी आपको नजर आ रहा है बेटा मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि जब बेटा कोई स्टिमुलस नहीं है, व्हेन न्यूरॉन इज एट रेस्ट, जब न्यूरॉन क्या कर रही है बच्चों? रेस्ट कर रही है, तब उस स्टेट में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन बोलते हैं। जहां मैंने एक चार्ज लिखा हुआ है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। कैसे होता है बेटा? ये क्यों होता है यही तो आपको अभी समझना है, ठीक है। तो बेटा जी इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, ठीक है। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं एक बारी नेक्स्ट पेज में, ठीक है। मेरे गले में थोड़ी तकलीफ है बेटा, गर्म पानी की हमेशा ही जरूरत पड़ती रहती है। इस पेज पे नहीं करते हैं बेटा, इसको तो हम डिलीट ही कर देते हैं। हाँ, अब बेटा एक डायग्राम बनाते हैं। इसको फिर बेटा मैं एनिमेशन से भी आपको समझाऊंगी। मैंने बोला कि जब न्यूरॉन में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, जब न्यूरॉन आराम फरमा रही है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट पर है, जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट, अरे भाई, जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बेटा रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर उस पे जो चार्ज आपको पोटेंशियल दिख रहा है वो आपको -70 मिलीवोल्ट दिख रहा है। अभी मैं समझा रही हूँ क्या मतलब है, अभी मैं समझा रही हूँ बेटा क्या मतलब है। ये मैंने पता है बेटा क्या बनाया, ये मैंने एक्सॉन की मेम्ब्रेन बनाई है, यानी कि मैंने एक्सोलेमा दिखाया है। हाँ, एक्सॉन की मैंने मेम्ब्रेन दिखाई है, यानी कि एक्सोलेमा दिखाया हुआ है। एक दो बेसिक टर्म्स बेटा आपको पहले पता होने चाहिए, जैसे कि आपको ये तो पता है कि मैम एक्सॉन, अगर मैंने ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन दिखाई मतलब यहाँ सेल बॉडी होगी, आगे जाके बेटा कहीं एक्सॉन टर्मिनल होगा, इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। ये बात तो हमें पता ही है ऑलरेडी मैम। और बेटा इसके बाहर के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इसके बाहर के फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर ECF। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर ECF। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन। बाहर किसी भी सेल के, बेटा न्यूरॉन इज अ सेल, न्यूरॉन इज अ नर्व सेल, सेल है तो सेल के बाहर को बोलेंगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज ECF। वैसे तो सेल के अंदर के फ्लूइड को आप ICF भी बोल सकते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, या फिर सिंपली आप एक्सोप्लाज्म बोल दो चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन। तो एक्सॉन के अंदर या न्यूरॉन के अंदर जो फ्लूइड है वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, यानी कि एक्सोप्लाज्म बोल दो। बाहर के फ्लूइड को बोलते हो ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो मैं बोल रही हूं कि जब आपके न्यूरॉन्स को कोई स्टिमुलस नहीं है, जब वो आराम फरमा रही है, कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई इंपल्स नहीं है, कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है, आप जब उस मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करोगे तो बेटा आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन अंदर से होती है। मैं एक्चुअल में ना व्हाइट से ही लिखती हूँ फिलहाल। वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है बेटा अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड, अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड, और बाहर से होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक्चुअल में ये बोलना गलत है। एक्चुअल में बेटा अंदर की मेम्ब्रेन बाहर के कंपैरिजन में नेगेटिव होती है। मेरी बात समझ रहे हो? अंदर की मेम्ब्रेन बाहर के कंपैरिजन में नेगेटिव होती है। बेटा कोई भी अगर तुम पॉजिटिव डिजिट्स को भी ले लो, इतना तो तुम जानते ही होगे, तो एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा नेगेटिव बोल सकते हैं। जब तुम दो पॉजिटिव डेटा ले लो, इन द सेम वे दो नेगेटिव्स को ले लोगे तो उसमें भी कंपैरिजन आराम से हो सकता है। तो फिलहाल मैं कह रही हूं
कि आपको ये जो चार्ज डिफरेंस दिख रहा है मैम, ये जो आपको चार्ज डिफरेंस दिख रहा है एक्सॉन के अक्रॉस, यही चार्ज डिफरेंस जो होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज -70 मिली वोल्ट। ये जो बेटा आपको चार्ज डिफरेंस दिख रहा है अक्रॉस द एक्सॉन मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमने क्या लिखा है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यस, इसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ये जो चार्ज डिफरेंस है मैम, यही कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बट ये कैसे हुआ मैम? ये अपने आप तो मेंटेन नहीं होगा, और ये होना बहुत जरूरी है जब तक आपकी मेम्ब्रेन रेस्ट। अब बेटा आप जब कंडक्शन अभी पढ़ोगे तो आप देखोगे स्टिमुलस आता है, फिर इसमें चेंजेस होते हैं, बट घुमा फिरा के मेम्ब्रेन वापस से रेस्ट पर आ जाती है। वापस से रेस्ट पर आना जरूरी है, क्योंकि जब वो रेस्ट पर आएगी तभी आप उसको स्टिमुलस देके फिर उसमें बेटा चेंजेस कर सकते हो। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैम अपने आप से मेंटेन हो जाता है क्या? अंदर की मेम्ब्रेन कंपेरेटिवली अंदर से नेगेटिव हुई तो हुई कैसे बाहर के कंपेरिजन में? तो इसको मेंटेन करने वाले कुछ फैक्टर्स बेटा हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए देखो आपको ना बस 1-2 पॉइंट्स याद रखने। जब आपको 1-2 पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जितनी भी कंडीशन मैं आपको बताऊंगी वो आपको सुपर इजी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां याद रखनी है बच्चों, वो ये देखो, एक चीज याद रखना हमेशा, इसे याद रख लो कि ECF इज एन ओशन ऑफ सोडियम आयंस, extracellular fluid is an ocean of sodium ions and exoplasm is a ocean of potassium ions। क्या कहने का मतलब है मेरा? एक्चुअल में बेटा सारा खेल ना यहाँ ज्यादातर सोडियम आयन और पोटेशियम आयंस के अराउंड ही घूमता है। सारा खेल सोडियम और पोटेशियम के अराउंड घूमता है। तो आपको सोडियम और पोटेशियम का, आपको बाकी आयन से मतलब नहीं है, आप एटलीस्ट इन 2 आयंस की बेटा वैल्यू याद रखिए कि जब भी मैं कहूं कि बेटा सोडियम आयंस कहां ज्यादा दिखते हैं तो तुम्हें हमेशा याद रखना है मैम ECF इज एन ओशन ऑफ सोडियम आयन, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। और जब मैं ICF की बात करूं, एक्सोप्लाज्म की बात करूं, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है मैम दैट इज एन ओशन ऑफ पोटेशियम आयन, वहां पोटेशियम भरा पड़ा है। ये बात अगर आपको याद रहेगी तो आगे आने वाली कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगी, बिल्कुल सरल हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मैं आपको बताने वाली हूं, ये तो एक डेटा मैंने आपको दिया, अब मैं आपको बताने वाली हूं कि अंदर से मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली नेगेटिव क्यों हुई। नंबर 1, एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाई अमाउंट में होते हैं व्हेन कंपेयर टू बेटा ECF। ये जो चीज मैं बना रही हूं, ये मैं पिंक कलर से क्या दिखा रही हूं? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ये कहां है ज्यादा बेटा? ये है आपके इसके अंदर, एक्सोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर। अगर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का अमाउंट एक्सोप्लाज्म में भरा रहेगा, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल कि अंदर की मेम्ब्रेन ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। सो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मैं एक फ्लो चार्ट में भी लिखवा दूंगी, बट मैं हमेशा बेटा आप लोगों को भी बोलती हूँ कि प्रेफर किया करो कोई चीज अगर डायग्राम में हो जाए तो डायग्राम में ही नोट कर लिया करो, अलग से पोथियां ना बनाया करो। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का अमाउंट कहां ज्यादा दिख रहा है? आपको एक्सोप्लाज्म के अंदर, वन ऑफ द फैक्टर्स जो अंदर को नेगेटिव बनाती है। नंबर 2 फैक्टर क्या है बेटा? नंबर 2 फैक्टर है, अभी देखो मैं कुछ चैनल्स बना रही हूं, ठीक है? तो थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। सोडियम लीक चैनल्स एंड यहां बना लेती हूं पोटेशियम लीक चैनल्स। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? ये है आपका, कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं लीक चैनल्स, और कुछ चैनल्स होते हैं बेटा जिन्हें बोला जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स तो मैं आगे पढ़ाऊंगी। यहां मैंने येलो वाला जो बेटा बनाया हुआ है इसे बोलते हैं सोडियम लीक चैनल्स, और यहां जो बेटा मैंने ये बनाया हुआ है इसे बोलते हैं पोटेशियम लीक चैनल्स। समझ गए? LC का मतलब क्या है? लीक चैनल।
LC का मतलब क्या है? लीक चैनल। एक मैंने बनाया हुआ है पोटेशियम लीक चैनल, एक मैंने बनाया हुआ है सोडियम लीक चैनल। ये दोनों लीकी चैनल्स बेटा दूसरी फैक्टर्स होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए। ये काम करती है बच्चों पैसिवली, इनको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ये पैसिव तरीके से आयन का मूवमेंट कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है मैम, जिसका नाम है सोडियम लीक चैनल्स उससे सोडियम लीक होगा, जिसका नाम ही है पोटेशियम लीक चैनल्स उससे पोटेशियम लीक होगा। और लीक मतलब बेटा ट्रांसफर होना, और ये पैसिवली काम करती है। आपको एक चीज तो पता ही होगी बेटा कि जब भी किसी चीज का हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं उसका मतलब हमें एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। क्यों एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, क्यों एनर्जी लगानी पड़ रही है? अगर किसी भी चीज को तुम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट धक्का दोगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है एनर्जी लगानी पड़ेगी। और किसी को अगर अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब होता है हाई टू लो चीजें अपने आप मूव करेगी। लेकिन अगर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजोगे, लो टू हाई भेजोगे, तो तुम्हें धक्का लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे तुम्हें धक्का लगाना पड़ता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अगर तुम बेटा अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे होते तो ना मम्मी पापा को बोलना पड़ता ना हमें बोलना पड़ता। मानते हो कि नहीं? तो मम्मी पापा को एनर्जी लगानी पड़ती है तुम्हें पढ़ने के लिए। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अगेंस्ट तुम्हारे विल पावर, तुम्हारी विल के अगेंस्ट में तुम्हें बेटा हम पुश करते हैं पढ़ लो। वैसे ही बेटा ये लीकी चैनल्स काम करती है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैम ने बता दिया कि ये पैसिवली काम करती है तो पैसिवली मतलब एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। यानी कि मैम एक चीज मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि सोडियम लीक चैनल से सोडियम अंदर की तरफ लीक होंगे, सोडियम लीक चैनल से सोडियम अंदर की तरफ लीक होंगे, और मैम पोटेशियम लीक चैनल से पोटेशियम बाहर को लीक होंगे। क्योंकि आप कहां भेज रहे हो इसे आप भेज रहे हो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव का मतलब होता है अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पोटेशियम हाई टू लो, सोडियम हाई टू लो, ये बेटा पैसिवली काम कर रहे हैं। अब देखो आप कहोगे कि मैम पॉजिटिव बाहर भी गया है, पॉजिटिव अंदर भी आया है, फिर आपने अंदर को नेगेटिव कैसे बना लिया? पॉजिटिव मैम सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, उसके बैलेंस करते हुए मैम पोटेशियम बाहर चले जा रहे हैं। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने पोटेशियम के कितने ज्यादा एरो लगा रखे हैं। पोटेशियम लीक चैनल्स आर मोर लीकी एज कंपेयर टू सोडियम लीक चैनल्स, और ज्यादा नंबर में भी होते हैं। पोटेशियम लीक चैनल्स का नंबर भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम लीक चैनल्स, और वो ज्यादा लीकी होते हैं। जब तुम उन्हें सोडियम लीक चैनल से कंपेयर करोगे तो जितना सोडियम बेटा सोडियम लीक चैनल से अंदर आएगा ना, उससे कई गुना ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है। तो जब तुम इन दोनों को बेटा वो करने की कोशिश करते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर करने की कोशिश करते हो, अंदर पॉजिटिव कम आ रहा है और बाहर पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है, तो दोनों के बैलेंस में अगर देखोगे तो दिस इज अनदर फैक्टर बेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। क्या सारे बच्चों को समझ लगा? ये सोडियम लीक चैनल पोटेशियम लीक चैनल पैसिवली काम करते हैं, इन्हें किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है बेटा, ये रेस्ट स्टेट पर काम कर रहे हैं। और बेटा पोटेशियम लीक चैनल्स बाहर की तरफ पोटेशियम भेज रहे हैं, सोडियम लीक चैनल्स मैम अंदर की तरफ सोडियम। तुम सोचोगे, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आना चाहिए, तुम्हें दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम इस तरीके से तो मैम आपने कहा था कि अंदर मैम पोटेशियम ज्यादा होते हैं, अब आप सारा पोटेशियम बाहर भेज दोगे तो मैम कैसे चलेगा मैम? तो बेटा जी इसकी रेस्क्यू के लिए आ रहा है कौन? सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। मैं उसका काम भी बताऊंगी अभी तुम्हें। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा कि सोडियम सारा मैम पोटेशियम सारा भेज दे रहे हो तो मैम अंदर पोटेशियम कैसे ज्यादा होगा। अभी तीसरी फैक्टर भी मैं आपको बताऊंगी। दो फैक्टर समझ में आ गए, लीकी चैनल्स काम कर रही है और प्रेजेंस ऑफ मोर नेगेटिवली चार्ज्ड बेटा प्रोटीन्स इनसाइड द सेल मेंटेन द चार्ज डिफरेंस और पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन फैक्टर जिसके बिना बेटा पत्ता भी नहीं हिल सकता था, वो है आपका सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। वो है आपका बच्चों सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, ये रहा। फिर देखो बेटा एक मच्छर आ गया। सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, इसकी लेबलिंग करें पहले। दिस इज सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। इसकी बेटा एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी होता है। एटीपीएस का मतलब एटीपी को तोड़ सकता है। एटीपी मतलब एनर्जी, एनर्जी को क्यों यूटिलाइज कर रहा है? ताकि बेटा एक्टिव तरीके से काम कर पाए। और एक्टिव तरीके से काम करने का क्या मतलब है? जहां सोडियम ऑलरेडी ज्यादा है वहां सोडियम भेज रहा है, जहां पोटेशियम ऑलरेडी ज्यादा है वहां पोटेशियम भेज रहा है। 3 सोडियम बाहर भेजता है ये
और बदले में 3 सोडियम बाहर भेजता है ये, और बदले में 2 पोटेशियम अंदर ले आता है। 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम की ये डीलिंग करता है। ऑलरेडी सोडियम बाहर ज्यादा है तो आप उसी जगह पे सोडियम भेज रहे हो। ऑलरेडी पोटेशियम अंदर ज्यादा था, आप पोटेशियम को अंदर भेज रहे हो। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है तो एनर्जी लगेगी। एक एटीपी को यूज करके बेटा ये काम करता है। 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। 2 एटीपी को यूज करेगा तो वक्त बदल जाएंगे, डेटा बदल जाएगा। ठीक है जी, एटीपीएज एक्टिविटी भी है, एनर्जी को यूज कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स बेटा तुम देखो अगेन पॉजिटिव बाहर ज्यादा जा रहे हैं, अंदर पॉजिटिव कम आ रहे हैं। 3 पॉजिटिव बाहर गए, 2 पॉजिटिव अंदर आए, यानी कि अनदर फैक्टर जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड -70 मिलीवोल्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तीनों फैक्टर्स आपको समझ में आए बच्चों? तीनों फैक्टर्स आपको समझ में आए? तीनों फैक्टर्स समझ में आए? इसको बेटा क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में लिख लें। आप बेटा इसे पॉज कर लो। वैसे तो फ्लो चार्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैं बेटा फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ ना, यहां जहां हमारे पास खाली जगह बची हुई है यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं, यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं। पानी भिजवा देना प्लीज, गरम। यस, तो नहीं, गरम पानी, गरम पानी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल maintained due to चलो 1 by 1 बेटा लिख लें। प्रेजेंस ऑफ more negatively charged proteins, negatively charged proteins inside the exoplasm, inside the exoplasm. Number 2, sodium leak channels and potassium leak channels working passively, and number 3, sodium potassium active pump। यहां पे लिखेंगे यूटिलाइजिंग 1 ATP 3 sodium pumped out, 3 sodium pumped out and 2 potassium comes in। बेटा आई डोंट थिंक यहां तक कोई दुखदायक समस्या है। ये तो बेटा बेसिक बातें, ये तो याद रखना एब्सोल्युटली जरूरी है हमें कि किस तरीके से मेम्ब्रेन जब शांत होता है, रेस्ट होता है, तो उसमें क्या चार्जेस होते हैं और उसको मेंटेन करने वाले बेटा फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन बेटा मुद्दे की बात तो ये है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स मतलब जो आप बोलते हैं कि स्टिमुलस आने पर क्या बदलाव होते हैं, या फिर आप कहते हैं कि मेम्ब्रेन एक्साइटेबल है। न्यूरॉन्स को क्या बोलते हो, एक्साइटेबल सेल्स बोलते हो। हालांकि बेटा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एनसीईआरटी ने एक्चुअल में तो वो बेसिक आपको नहीं बताया कि एक्चुअल में जनरेट कैसे होता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात कर दी, एक्शन पोटेंशियल की बात कर दी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सारी चीजें समझा दी, बट यही नहीं बताया कि एक्चुअल में जनरेट कैसा हुआ। अब देखो बेटा, पढ़ना तो हमें एनसीईआरटी है, ऑब्वियसली हम एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे, बट बेटा आपको बेसिक तो एटलीस्ट, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड जैसे साइनैप्स वाला, तो वो कहीं ना कहीं बेटा वहां पे ये क्वेश्चन आता है, वहां पे ये चीज बेटा आपके मन में आती है कि आखिर इनिशिएट कैसे हुआ, व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इनिशिएशन कैसे हुआ, इंपल्स का इनिशिएशन कैसे हुआ, उसकी बिहाइंड द साइंस बेटा आपको जाननी जरूरी है।
5-10 मिनट का वक्त लगता है उसको समझने के लिए, तो समझने में कोई बुराई नहीं है बच्चों। एंड आपको पता है वी ऑलरेडी डू बेटा एनसीईआरटी बेस्ड ओनली, हम कहीं पे भी बेटा इधर उधर दिशा भटकते भी नहीं है, क्योंकि आपके काम का नहीं है, और जो आपके मतलब का नहीं है बेटा उसमें मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करती और आपको भी नहीं करना चाहिए। बट कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे, वो हम आपको बता देंगे। अब हमने रेस्ट वाली कंडीशन पढ़ ली, अब हमें एक्चुअल में पढ़ना है कि ये जो बेटा जनरेशन होती है इम्पल्स की, ये किस तरीके से होती है। तो हम कंटिन्यूएशन में ही पढ़ रहे हैं। अब बेटा हमें डायग्राम कैसे बनाने हैं ना, 1 2 ऐसे फ्लो चार्ट में डायग्राम बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो हमें सारे इवेंट्स पढ़ने हैं ना बेटा आपके कंडक्शन के, वो सारे इवेंट्स को हमें सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। तो बनाते हैं बच्चों, और क्या। तो बेटे ये ना लाइन जितनी सीधी बन सकती है उतनी तो मैं बना दूंगी। चलो, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन, जब एक्सॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट पर दिखाई हुई है, तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन अंदर से क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, बाहर से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपेयर्ड टू द इनसाइड। यार देखो बेटा ये क्या हो रहा है बेटा, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, उसके आगे के लिरिक्स किसी को भी नहीं आती है, ठीक है। अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, इट्स मैजिक, ठीक है। चलो इट्स मैजिक बेटा, हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ बेटा योर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट। अच्छा, किसी को ये पता है इसे पोलराइज्ड स्टेट क्यों बोला? Why is it called as the polarized state? Polarized state का मतलब होता है पोलराइज होना, यानी कि पोल्स होना, 2 पोल्स होना, ठीक है। पोलराइज स्टेट का मतलब होता है पोल्स होना। पोलराइज स्टेट इसे इसीलिए बोला बेटा क्योंकि आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव, यानी आपको 2 पोल्स दिख रहे हैं। पोलराइज स्टेट इसे बोलते हैं क्योंकि आपको 2 पोल्स नजर आ रहे हैं, 2 अलग अलग आपको चार्ज डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोलराइज स्टेट। रेस्ट पर है तो ऑब्वियसली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है बेटा इसमें चार्ज, -70 मिली वोल्ट। अभी तो बेटा ये आराम फरमा रही है। अब हम इसको देंगे स्टिमुलस। अब स्टिमुलस देने पर बेटा ऐसा क्या होता है, अब पहले तो मैं लिखती हूं बेटा, आपने क्या दिया इस मेम्ब्रेन को बेटा, आपने क्या दिया इस मेम्ब्रेन को, आपने इस मेम्ब्रेन को दिया स्टिमुलस। स्टिमुलस इज नाउ गिवन। आपने इस मेम्ब्रेन को स्टिमुलस दिया, क्या वक्त बदले इस मेम्ब्रेन के, जरा देखना। जैसे ही आपने बेटा इस मेम्ब्रेन को स्टिमुलस दिया ना, एक काम करते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं, जैसे ही आपने बेटा इस मेम्ब्रेन को स्टिमुलस दिया तो बेटा इसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ, ये स्टिमुलस आया, ठीक है। अभी तक तो हमने लीकी चैनल्स के बारे में पढ़ा था, अभी तक तो हमने सोडियम लीक चैनल, पोटेशियम लीक चैनल्स के बारे में पढ़ा था। अब मैं बेटा आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूं एक और चैनल से, जिनके बारे में मैं आगे लिखवा भी दूंगी, दिस। अब बेटा देखो, पहले तो आप मेरी एक बात सुनना, पहले तो आप मेरी एक बात सुनना। आगे जैसे जो मैंने आपसे कहा ना बेटा, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि स्टिमुलस देने पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कैसे जनरेट होता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब शायद आप में से बहुत सारे बच्चे डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल उसके पीछे की साइंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। वो मिनिमम वैल्यू देखो बेटा, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, किसी इंसान का पेशेंस, कोई इंसान बहुत पेशेंस के साथ पेशेंट है, बहुत पेशेंट है, आप उसको पोक कर रहे हो, आप उसको छेड़ रहे हो, लेकिन वो फिर भी पेशेंस में बैठा हुआ है, फिर आपने उसको थोड़ा और छेड़ा, फिर भी उसके अंदर बेटा पेशेंस मेंटेन है, फिर आपने उसे और छेड़ा, अब उसे धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है, यानी कि उस इंसान का बेटा एक पेशेंस का भी एक लिमिट है। ऐसे बोलते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो उसकी भी बेटा एक लिमिट होगी। अब बेटा हो सकता है कि तुमने उसे जब थोड़ा थोड़ा छेड़ा था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक ऐसी वैल्यू का तुमने उसे छेड़ा कि बेटा वो सच में तुम्हें घुमा के 2 बजा देगा, ठीक है। यानी कि वो उसकी बेटा सहने की कैपेसिटी थी,
उसके बियॉन्ड बेटा वो नहीं सह पाएगा, उससे बियॉन्ड वो रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, उसके बाद वो एक्साइटेड हो जाएगा। क्या आप मेरी बात देखो, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो एक्चुअल वाली है वो तो मैं आपको दूंगी, पर अभी तुम्हें इसी तरीके से समझना है इवेंट्स ऑफ बेटा इंपल्स कंडक्ट जनरेशन को समझने के लिए, इवेंट्स को समझने के लिए तुम्हें इसी भाषा में पहले समझना पड़ेगा। यानी कि मैम स्टिमुलस तो बहुत सारे होते हैं मैम, बहुत सारे तरीके के स्टिमुलस आएंगे मैम, क्या हर स्टिमुलस से मैम मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाएगी? क्या नहीं आती है बेटा। हर स्टिमुलस से क्या इंपल्स जनरेट हो जाता है, जो मैं आगे बताऊंगी क्या होता है इंपल्स, क्या होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या हर वैल्यू का स्टिमुलस मेम्ब्रेन में बदलाव, मेम्ब्रेन में चेंजेस कर सकता है? आंसर इज नो बेटा। There is always a threshold stimulus, जो कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट उसका समझाऊंगी। बट फिलहाल मैं क्या कह रही हूं बेटा, समझ लो कि मैंने इस मेम्ब्रेन को जो स्टिमुलस दिया ये मिनिमम वैल्यू का स्टिमुलस था। मैं ये मान के चल रही हूं कि ये जो तुमने स्टिमुलस दिया दिस वॉज थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, दिस वॉज थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, THRESHOLD, this was threshold stimulus. What is threshold stimulus? Minimum value, minimum stimulus to generate an action potential, to generate an action potential. तुम्हें बेटा ये कॉन्सेप्ट जब मैं बताऊंगी ना, तो तुम में से जो बच्चे एक बार भी इस चीज को नहीं पढ़े हैं ना, आप लोग सच में हैरान हो जाओगे कि जो चीज एक्चुअल में हमें समझ आती है ना इस लाइन से, एक्चुअल में एग्जैक्टली वैसा नहीं है। मैंने भी जब इस चीज को बेटा समझा था जब स्टूडेंट लाइफ में ऑब्वियसली, तो मैं भी इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को अलग तरीके से समझती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जो आप बार बार बोलते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये एक्चुअल में क्या है, तब आपको मजा आ जाएगा। आई प्रॉमिस, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करो, लास्ट में जब पढ़ लोगे तो मुझे कमेंट्स में बताना कि सच्ची में बेटा तुम्हें मजा आया कि नहीं, ये समझ के कि अरे ये होता है क्या, अभी तक तो हम कुछ और समझ रहे थे। फिलहाल बेटा मैंने क्या बोला, मेम्ब्रेन आराम फरमा रही थी, -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था। अभी तुम बोल रहे हो तुमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे दिया। बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देने पर कुछ चैनल्स होते हैं आपके एक्सॉन के ऊपर, जो सिग्नल जिनको मिलता है थ्रेशोल्ड आने पर। और बेटा ये थ्रेशोल्ड पता है कितना होता है, दिस इज अराउंड -55 मिलीवोल्ट, कहीं कहीं पे -55 टू -60 भी कहते हैं, -55 टू -60 भी कहते हैं। -55 ही आप बेसिकली कंसिडर करना, जो ज्यादातर एनसीईआरटी वगैरह में भी आपको मेंशन रहेगा, दैट इज -55 मिलीवोल्ट पोटेंशियल। इतना पोटेंशियल जब होगा तो बेटा किसको सिग्नल मिलता है, सबसे पहले इतनी स्टिमुलस की वैल्यू आती है तो आपके बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम VGC। बेटा इनका फुल फॉर्म मैं आगे लिखवा दूंगी फ्लो चार्ट में, अभी आप सिर्फ समझो, इसे बनाओ। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल्स एक थ्रेशोल्ड आने पर ही बेटा ये ओपन होते हैं, ये रेस्ट कंडीशन में नहीं ओपन होते, इनके ऊपर दरवाजे होते हैं और दरवाजों से बेटा ये क्लोज होता है। ये तभी खुलेगा मेरे बच्चों जब आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू की स्टिमुलस आएगी। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बेटा ओपन हो जाते हैं। और अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि आपको रटने वाली फीलिंग ना आए कि यार रटना पड़ रहा है कि लीक चैनल से कौन अंदर आएगा बाहर जाएगा, सोडियम के लीक चैनल्स होंगे तो क्या होगा, पोटेशियम के लीक चैनल्स होंगे तो क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होंगे तो क्या होगा। अभी मैं आपको ना रिवाइज भी करा दूंगी तो आपको लगेगा यार रटना नहीं पड़ रहा है तुम्हें। एक चीज अगर तुम्हें याद रह जाए बेटा कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आने पर कौन ओपन होते हैं, कौन ओपन होते हैं, तो बस बाकी फंडा क्लियर हो जाएगा। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। बेटा याद करो जब मैंने तुम्हें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी ये इंपल्स कंडक्शन की कुछ बेसिक्स बताई थी, तो मैंने तुम्हें कैसे समझाया था, मैंने तुम्हें कहा था कि मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है, मेम्ब्रेन के हालात बदल जाते हैं। पहले तो बंदा शांत था, अब गुस्सा हो गया, फिर शांत हो जाता है, होता है कि नहीं, पहले शांत था, फिर गुस्सा हो गया, फिर शांत हो गया। मेम्ब्रेन भी बेटा शांत थी, फिर चेंज हो जाएगी, इसके वक्त बदल जाएंगे। यानी एक चीज तुम्हें समझ आ रही है कि रेस्ट के बाद जो भी कंडीशन होगी मेम्ब्रेन की, उसमें मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? जो भी रेस्ट की कंडीशन थी वही स्टेट बदल जाता है। पोलराइज्ड था पहले,
रेस्ट में पोलराइज्ड था, तो बेटा अब मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अब मेम्ब्रेन हो जाती है डीपोलराइज्ड। अब मेम्ब्रेन क्या हो जाती है बेटा, डीपोलराइज्ड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, पोलराइज्ड से हो जाती है डीपोलराइज्ड, अंदर नेगेटिव से हो जाती है अंदर पॉजिटिव। तो बेटा जी क्या तुम खुद से नहीं बता पाओगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जब डीपोलराइज्ड होना है, तो अगर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलने की वजह से ये होता है, तो सोडियम अंदर आएंगे तो अंदर बेटा पॉजिटिव होगा, या सोडियम बाहर जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव होगा इस स्टेट से। क्या तुम खुद से नहीं बता सकते? अगर तुम खुद लॉजिकली सोच के देखो, अगर मैं रेस्ट से मेम्ब्रेन को स्टिमुलस देके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खोलती हूँ और सोडियम को बाहर भेजती हूँ, तो क्या बेटा पॉजिटिव आयंस को बाहर भेजूंगी तो अंदर नेगेटिव से और नेगेटिव नहीं हो जाएगा? यानी कि मैम हमें सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे तो मैम सोडियम की डेफिनेटली एंट्री होती है, और सोडियम की एंट्री से ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। मानते हो कि नहीं मेरे बच्चों? यस। क्या इसे रटने की जरूरत पड़ेगी? क्या इसे रटने की जरूरत पड़ेगी? क्या सिर्फ इतना अगर हमें याद रहे कि यार रेस्ट के बाद मैम थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस मिलने पर पहले जो चैनल्स खुलती है वो सोडियम वीजीसी है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो क्या होना चाहिए। इन द सेम वे लीक चैनल पैसिवली काम करती है मैम, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम। तो अगर मुझे ऑलरेडी पता था कि बाहर सोडियम ज्यादा है अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो लीक चैनल की दिशा में काम करेगी, वो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि रटना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा ये चीजें ना समझ के सिर्फ रटता रहता है ना एग्जाम के लिए, सोडियम लीक चैनल से ये होगा, पोटेशियम लीक चैनल से होगा, सोडियम वीजीसी ये होगा, पोटेशियम वीजीसी, फिर वो बेटा सारी चीजों को गलत करके आता है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बेटा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूं, जो ये मेम्ब्रेन के वक्त और जज्बात बदले, ठीक है, ये मेम्ब्रेन -70 से -70 थी, अब बेटा सोडियम अंदर आते जा रहे हैं। अब बेटा आप किस हद तक इस सोडियम को अंदर लेके आओगे? जब तक कि मेम्ब्रेन क्या नहीं हो जाती, जब तक कि मेम्ब्रेन +30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल नहीं पहुंच जाती। जब तक कि मेम्ब्रेन -70 से +30 नहीं हो जाती, तब तक सोडियम अंदर 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 आते जा रहे हैं। -70 से प्लस 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 कितना, +30। मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगी, हालांकि बेटा ग्राफ एनसीईआरटी में दिया नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये ग्राफ बेहतरीन है। आपको ग्राफ ऐसे नहीं सोचना है बेटा कोई फिजिक्स मैथ्स का तो ग्राफ है नहीं, चुन्नू सा ग्राफ होता है बायो का, उसमें भी बच्चे कहते हैं अरे मैम बायो ही तो बची थी उसमें भी ग्राफ घुसा दे रहे हो। अरे वैसा कोई ग्राफ है ही नहीं, सिंपल सा ग्राफ है, उससे तुम्हें बेटा कॉन्सेप्ट चमकेगा तो पढ़ लो ना यार, मैं बताऊंगी आगे अभी तुम्हें, आप देखोगे, अभी मत बनाना, मैं ऐसा ही कुछ ग्राफ बताऊंगी। अगर मैं बेटा जैसे मैं ग्राफ को अगर 0 यहां कंसिडर करूं तो ये माइनस वाले डेटा होते हैं, ये प्लस वाले होते हैं। अब समझ के चलो कि मान लो कि मैंने 0 इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया है, 0 कहीं यहां है, तो ये वाला बेटा मैं मान के चल रही हूँ यहां कहीं -70 मिलीवोल्ट मैं कंसिडर कर रही हूँ। जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर है तो ऐसी स्टेट दिखती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70। अभी मैं आगे बनवाऊंगी। जैसे बेटा सोडियम की एंट्री होती है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खोलते हैं ना, तो ये मेम्ब्रेन -70 से इस तरीके से बेटा +30 पहुंच जाती है, दिख रहा है, +30 तक ही पहुंच पाती है बेटा। ऑटोमेटिकली ये चैनल्स को ना, जैसे थ्रेशोल्ड मिलने पर ऑटोमेटिकली इन चैनल्स को सिग्नल मिलता है कि मुझे खुलना है, वैसे +30 पहुंचने पर बेटा ये चैनल्स ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि मुझे बंद होना है। ये जो बेटा -70 से राइज करके +30 हो गई, इसे राइजिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। राइजिंग पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल इज राइजिंग पोटेंशियल, या फिर इसे बोला जाता है एक्शन फेज, कुछ एक्शन हो रहा है, या फिर इसे बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। ये जो चेंज इन पोटेंशियल हुआ -70 से +30, इसी को बोला एक्शन हो गया। बधाई हो, एक्शन पोटेंशियल हो गया या इंपल्स जनरेट हो गया एज पर एनसीईआरटी। क्या समझ में आया? यही जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, जैसे राइजिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, जैसे एक्शन फेज भी बोलते हैं, ये +30 इज कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, समझ में आ रही है बच्चों बात? तो मैं इसको लिख देती हूं। अरे भाई यार बेटा बोर्ड को क्या हो रहा है, भूत आ गया है।
इसे बोलते हैं दिस चेंज इन पोटेंशियल इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। मेरे बच्चे, एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स समझ लग गया सभी को? समझ लग गया सभी को? यस। यानी कि मेम्ब्रेन पहले पोलराइज थी -70, डीपोलराइज हुई +30। अब बेटा जैसे कि मैंने कहा +30 होते ही ना बेटा, +30 होते ही इनको पता चल जाता है अब मेरा वक्त आ चुका है कि मैं अपने दरवाजे बंद कर लूं। ऐसे समझ लो कि अगर इनके दरवाजे ऐसे खुल गए थे, ये इनका दरवाजा था, ये दरवाजा अगर खुल गया था, अब ये दरवाजा वापस से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही समझ लो। ये रहा। अरे ये क्या किया है बेटा, इससे बना रहे थे ना हम। ठीक है, अब बेटा पहले तो मैं क्या लिख रही हूं, पहले तो मैं यहां लिख रही हूं कि सोडियम VGC क्लोजेस नाउ। जैसे सोडियम के लीक चैनल थे, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो गए। जैसे पोटेशियम के लीक चैनल्स थे, अब पोटेशियम के VGC यानी वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी होते हैं, दैट विल ओपन नाउ। अब सुनना बेटा ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉजिकली सोच के देखें, मैम जब रेस्ट पर मेम्ब्रेन थी तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, जब डीपोलराइज्ड हुई तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। अब मैम पहले तो हम गुस्सा हुए, नहीं पहले तो हम शांत थे, फिर हम गुस्सा हुए, फिर हम वापस से शांत हो जाते हैं, यानी वापस से उसी स्टेट में आपको आना है। वापस से पोलराइज स्टेट में आने को बोलते हैं रिकंडक्ट, मतलब वापस से होना। रीपोलराइजेशन यानी बेटा इससे सहज टर्म्स तो बेटा आप क्या समझोगे, दीज आर द इजीएस्ट टर्म्स, है ना। तो अंदर पॉजिटिव से फिर से बेटा मेम्ब्रेन क्या होने जा रही है, अंदर से नेगेटिव। वापस से पहली वाली स्टेट अचीव करने की कोशिश करोगे, रीपोलराइज होने की कोशिश करोगे। बोलते तो इसे क्या है, बोलते तो इसे रीपोलराइज हैं, बोलते तो इसे रीपोलराइज है, लेकिन बेटा यहां थोड़ा सा झोल है। क्या झोल है अभी समझो। सबसे पहली चीज तो मैम जो हुई यहां वो ये है कि जो आपकी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुली थी ना, अब वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को हम बंद कर देंगे। ये क्लोज हो गई, इसका दरवाजा बंद कर दिया। तो मैं लिख रही हूं सोडियम VGC क्लोज। अब बेटा आप मुझे बताओ, जैसे आपने लॉजिकली ये सोच के बताया कि अगर अंदर पॉजिटिव करना था और वो पॉजिटिव करने के लिए सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल्स रिस्पॉन्सिबल थी, और रीपोलराइज करने के लिए अगर मैं आपसे कह रही हूं, रीपोलराइज करने के लिए बेटा अगर मैं आपसे कह रही हूं कि पोटेशियम की बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स रिस्पॉन्सिबल है, मेम्ब्रेन की रीपोलराइजेशन के लिए आपकी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या तुम बता नहीं पाओगे बेटा कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से पोटेशियम अंदर आ रहे होंगे या बाहर जा रहे होंगे, सो दैट वापस से मेम्ब्रेन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। थोड़ा सा वक्त लेके बताओ, अगर पोटेशियम VGC के ओपन होने से बच्चों क्या हो रहा है, अंदर वापस से नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव से, तो बेटा इससे बेटा आयंस किस दिशा में मूव करनी चाहिए, क्या नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। यस डेफिनेटली मैम, अगर मुझे अंदर वापस से नेगेटिव करना है तो मुझे पोटेशियम आयंस को बाहर भेजना पड़ेगा। भेजना पड़ेगा कि नहीं, भेजना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो बेटा पॉजिटिव से ये धीरे धीरे अगर पॉजिटिव बाहर चले गए तो मैम अंदर नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? रटना पड़ेगा क्या, समझ आ रही है ना। लेकिन बेटा प्रॉब्लम, दुख काहे खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, मतलब कि बेटा दुख अभी खत्म नहीं हुआ है। होता ये है कि भाई हमें रीपोलराइज अगर करना है तो हमें मैम वापस से -70 अटेन करना था, हमें रीपोलराइज करना है तो हमें वापस से -70 मिलीवोल्ट अटेंड करना था, राइट। और जो कि मैम होता भी है, लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स
कभी कभी बहुत ज्यादा देर के लिए खुले रह जाते हैं। आपको बेटा कभी कभी भी अगर होते हैं तो आपको वो स्टेट पता होनी चाहिए जिसे बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन। कभी कभार क्या होता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स टेक मोर टाइम टू क्लोज। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स समय से बंद हो जाते हैं, बट पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को बेटा थोड़ा समय लगता है बंद होने के लिए। और क्योंकि इन्हें थोड़ा समय लगता है बंद होने के लिए, तो जितना पोटेशियम बाहर जाना चाहिए था, जिससे अंदर बेटा -70 ही हो, उससे ज्यादा नेगेटिव ना हो, पर कभी कभी बेटा -70 से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है मेम्ब्रेन, क्योंकि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के दरवाजों को बंद होने में समय लगता है और मेम्ब्रेन हो जाती है पोलराइज से भी ज्यादा पोलराइज। रीपोलराइज होना था यानी वापस से पोलराइज होना था, पोलराइज से भी ज्यादा पोलराइज को बोला जाता है मेरे प्यारे प्यारे जक्सेनियारे सपोलो हाइपर पोलराइजेशन। इसको बेटा स्लाइड को फटाफट से लिखो, मैं हाइपर पोलराइजेशन साइड में लिख देती हूं, ठीक है। चलो फिर पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी यहां तक की, फिर मैं एनिमेशन दिखाऊंगी, फिर मैं बताती हूँ क्या करेंगे, ठीक है। फिर वो स्टिमुलस वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगी। क्या हो रहा है भाइयों, ये मुझे समझ नहीं आता, जैसे मैं इसे नीचे लेके आने की कोशिश करती हूँ। हाँ अब देखो अंदर और ज्यादा नेगेटिव, इससे मैं बोल रही हूँ हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। लिखो ऐसे करके बेटा यहां -90 millivolt. Potassium VGC takes more time to close, जिसकी वजह से बेटा ये चीज होती है। लेकिन जैसे ये -90 पहुंच जाती है, उसके बाद बेटा आप बोलोगे आफ्टर दिस पोटेशियम VGC क्लोजेस, सोडियम VGC तो क्लोज थी ही, the membrane again returns back, the membrane again returns back to the polarized state, वापस से मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट पे रिटर्न कर जाती है -70। यानी इवेंट्स क्या क्या हुए बेटा, अगर मैं इवेंट्स को बेटा समराइज करना चाहूं तो मैं कहूंगी मैम रेस्ट पर होती है मेम्ब्रेन, मैम पोलराइजेशन सॉरी डीपोलराइजेशन, मैं लिख देती हूं सोडियम VGC ओपन, यहीं पे मैं फुल फॉर्म लिख दे रही हूं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन, फिर होती है मैम रीपोलराइजेशन। अब आपको बेटा समझ में आया होगा व्हाट इज रीपोलराइजेशन, व्हाट इज रीपोलराइजेशन। इसमें पोटेशियम VGC ओपन, ठीक है। अब बेटा एक छोटा सा मैं एक ग्राफ बना देती हूँ, फिर मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी, फिर मैं आपको पहले दिखाती हूँ एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर मैं आपको वो थ्रेशोल्ड वाला ज्ञान दूंगी। वैसे तो छोटा सा ग्राफ बनाना है तो बेटा यहाँ पे भी बन सकता है, ये देखो छोटा सा ही बनाना है क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं। पहले बेटा हम -70 से शुरू कर रहे हैं, मान के चलो ये -70 मिलीवोल्ट है। यहां मैं टाइम ले रही हूं बेटा, टाइम इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। और यहां मैं बेटा क्या ले रही हूं, वोल्टेज। -70 रेस्ट, जैसे स्टिमुलस आया बेटा कितनी हो गई, +30 यानी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज हो गई बेटा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गई, वापस से मेम्ब्रेन रीपोलराइज। पोटेशियम ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम,
हाइपर पोलराइज। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन -70 से भी ज्यादा, -90। फिर बेटा अगेन रेस्ट वाली कंडीशन, वापस से नॉर्मल स्टेट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, depolarization, repolarization, hyperpolarization. This is beta how you can make a graph of the events during the generation of nerve impulse. ये है बेटा इवेंट्स। अब पहले तो एक बार एनसीईआरटी से रीड करते हैं, एनसीईआरटी क्या देती है, फिर बेटा एक बार छोटी सी एक एनिमेशन देखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है? डन 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 कर लो। चलो, generation and conduction of nerve impulse. Neurons are excitable cells because their membranes are in a polarized state. जैसा कि मैंने आपसे बोला, why is it important कि आपकी न्यूरॉन एक पोलराइज स्टेट में हो, क्योंकि अगर वो पोलराइज स्टेट में नहीं होगी तो वो एक्साइटेबल होगी ही नहीं। अगर उसमें बेटा आपको एक्साइटेशन चेंजेस जनरेट करने तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन अ पोलराइज स्टेट। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? क्या आपको पता है वो पोलराइज्ड क्यों होती है, रेस्ट पर कैसे होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है बेटा ये चैनल्स। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी कि वो रेस्ट पर है, तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली ज्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम लीक चैनल्स के लिए। अच्छा, ये भी मैं बेटा बात यहाँ पे लिख दे रही हूँ ना, ये यहां पोटेशियम लीक चैनल्स मोर लीकी, ज्यादा लीकी का मतलब ज्यादा अमाउंट में इससे बेटा पोटेशियम मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू सोडियम लीक चैनल्स। इनफैक्ट नंबर भी ज्यादा होता है। नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, सोडियम लीकी चैनल्स लेस लीकी है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। अंदर नेगेटिवली चार्ज बेटा प्रोटीन्स होती हैं और मेम्ब्रेन उसके लिए इम्परमिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां अंदर वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी तो अंदर नेगेटिव हो गई। कॉन्सिक्वेंटली एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हाई पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, whereas a low concentration of sodium, अंदर सोडियम कम होता है। In contrast, the fluid outside the axon, जिसे ECF बोल रहे हो, it has low concentration of potassium, high concentration of sodium and thus form a concentration gradient. एक concentration gradient तो आपने बनाया ही ना बेटा बाहर एक gradient मतलब difference, अंदर पोटेशियम ज्यादा बाहर सोडियम ज्यादा, बाहर पोटेशियम कम अंदर पोटेशियम ज्यादा। ठीक है, समझ गए? The ionic gradient across the resting membrane are maintained by active transport of sodium potassium pump. जो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, इसी ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है? आपकी सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप मेनली मेंटेन कर रही है। 3 सोडियम को बाहर फेंकती है, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आती है। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस हैज अ पॉजिटिव चार्ज whereas inner surface has a negative charge. Therefore, it is called as polarized state, the opposite poles. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. ये जो difference है मैम, इसी को बोला जाता है resting membrane potential. You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction across the axon. आपको ये जानने में बहुत उत्सुकता होगी कि किस तरीके से मैम जनरेट होता है इंपल्स और किस तरीके से मैम वो कंडक्ट होता है। अच्छा, अब बेटा देखना, ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, अपनी अपनी एनसीईआरटी में देखो, क्योंकि बेटा ये डायग्राम दूसरे स्लाइड में है और लिखा हुआ दूसरे स्लाइड में है, तो मैं बार बार ऐसे नहीं कर पाऊंगी। आप अपने स्लाइड से देखो। अभी ये बोलेंगे कि जैसे ये आपको मेम्ब्रेन दिख रही थी जो अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव थी, फिर उन्होंने बोला ये ए साइड पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर स्टिमुलस अप्लाई किया जाए तो स्टिमुलस अप्लाई करने पर ये फ्रीली परमिएबल हो जाती है सोडियम के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं। तो ये चीज को एक्सप्लेन किया हुआ, आप अपने डायग्राम से एक बार मैच करना। When a stimulus is applied at site A, point A, the polarized membrane, the membrane at site A becomes freely permeable to sodium ions. Freely permeable हो जाते हैं बेटा सोडियम आयंस के लिए। This leads to rapid influx of sodium ions followed by the reversal of polarity at that site. Polarity reverse हो जाती है, polarity change हो जाती है। Outer membrane becomes negative and inner side becomes positive. The polarity of membrane A is thus reversed and hence is called as depolarized. सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खोलेंगे, सोडियम की एंट्री होगी, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, चार्ज रिवर्सल हो जाएगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज
हो जाएगी, राइट। अब बेटा ये देखना एक बारी, अभी इसका सारा हमने पढ़ा नहीं है बट मैं आपको बता दूं, यही जो पोटेंशियल डिफरेंस अब दिख रहा है जो +30 का होता है, एनसीईआरटी में लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। यही जो चार्ज डिफरेंस आपको अब दिख रहा है इसी को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, विच इन फैक्ट इज कॉल्ड एज नर्व इंपल्स। अब बेटा ये कंडक्शन को समझाया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लूं, हाँ ये कंडक्शन को समझाया हुआ है। कंडक्शन अभी हमने किया नहीं है, तो कंडक्शन बेटा जब करेंगे तभी समझेंगे। अभी पहले मैं आपको क्या करती हूँ, एक एनिमेशन दिखा देती हूँ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थोड़ा लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और एक पानी भी मंगा लेते हैं। युगल यार एक पानी भेज देना तो प्लीज, गरम। ये कोई तो लाइट बेटा छूट गई है, एक सेकेंड, चलो प्ले करें, चलो एक गर्म पानी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन हैं। अब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम इसमें जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे बेटा लीक चैनल्स दिखाए हुए हैं रेड और ब्लू कलर से। ये इनसाइड एक्सोप्लाज्म नेगेटिवली चार्ज, बाहर ECF पॉजिटिवली चार्ज। आपको बेटा बाहर जो रेड कलर के आयंस दिख रहे हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं ना, वो सोडियम है, और अंदर ब्लू वाले ज्यादा दिख रहे हैं वो पोटेशियम है। अभी देखो दिखाएंगे कि ये कैसे मेंटेन्ड है, देखो अति सुंदर एनिमेशन, ठीक है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि कितना है, आई होप -70 दिखाए। कभी कभी कई एनिमेशन में बेटा उल्टा भी हो जाता है थोड़ा बहुत डेटा में ना। अब दिखा रहे हैं कि सोडियम लीक चैनल्स और पोटेशियम लीक चैनल से आयन कैसे मूव कर रहे हैं। अंदर बेटा ब्लू ज्यादा है, ब्लू इज पोटेशियम, बाहर सोडियम ज्यादा है, रेड इज सोडियम। देख रहे हो, रेड कलर को हाईलाइट कर दिया, देखो सोडियम लीक चैनल से सोडियम अंदर आ रहा है, लेकिन पोटेशियम लीक चैनल्स कितने ज्यादा हैं देख रहे हो नंबर में, और पोटेशियम लीक चैनल ज्यादा लीकी होते हैं बेटा, और पोटेशियम बाहर कितना ज्यादा जा रहा है। जिस कंपैरिजन में सोडियम अंदर आ रहा है उसके कंपैरिजन में पोटेशियम कितना ज्यादा बाहर जा रहा है। दीज आर द लीक चैनल्स, पैसिवली काम कर रहे हैं, नंबर 1 फैक्टर जो इस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यस, नंबर 2, ठीक है। देखो लीक चैनल से कितना ज्यादा लीकेज दिखा रहे हैं पोटेशियम की, बहुत सही। हाँ हमारे बच्चे अब समझ गए हैं, आगे चलिए, आप आगे चलिए। ये क्या कर रहे हैं बेटा, -90 क्यों दिखा दिया, ये हाइपर पोलराइज क्यों कर दिया मेम्ब्रेन को। अभी हमें हाइपर पोलराइज नहीं करना है, अभी बेटा इसको ध्यान मत दो, हाइपर पोलराइज अभी हमें नहीं करना है, हमने स्टिमुलस वाला दिखाया ही नहीं है। अच्छा अभी ये सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप को जरा नजर मारना, हाइपर पोलराइज भूल जाइए। देखो सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, 3 सोडियम को बाहर भेजा, 2 पोटेशियम अंदर आ गया, 3 सोडियम को बाहर, ATP को बार बार ATP यूज कर रहा है, इसको जरा ध्यान देना, दिस इज ATP को यूज कर रहा है, 3 सोडियम बेटा बाहर भेज रहा है, 2 पोटेशियम अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स तो होते ही हैं, जो नहीं भी दिखाया तो आपको पता है कि होते हैं। मैं एक्शन पोटेंशियल को भी बेटा जरा आपके लिए डिफाइन करना चाहती हूँ, एक बार एक्शन पोटेंशियल को भी जरा देखिए। यहाँ पे ना बेटा एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल का इनिशिएशन कैसे होता है शायद ये भी एक्सप्लेन किया होगा, बट हम देख लेते हैं। आपको इस डायग्राम से भी नजर आ रहा है -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल, बाहर देखो कितने सोडियम है और अंदर देखो कितने पोटेशियम है, और देखो बेटा अंदर ये पिंक वाले दिख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, कितने ज्यादा हैं, जितने ज्यादा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मेम्ब्रेन अंदर से उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, राइट। आपकी मेम्ब्रेन वैसे भी नियरली इम्परमिएबल है फॉर दीज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, तो इसीलिए अंदर मेम्ब्रेन नेगेटिव है। आगे देखते हैं, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप का काम दिखा रहे हैं, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। अब दिखा रहे हैं कि जब स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगी भी कि डेंड्राइट्स में बेटा कैसे चेंजेस होते हैं। डेंड्राइट्स में कुछ लिगैंड चैनल्स होते हैं, फिलहाल तो मैं बेटा यही वाली चीज आपको समझाऊंगी, तब मैं आपको ये वाला एनिमेशन अभी दिखा दूंगी, ठीक है। सोडियम अंदर आ रहे हैं, ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है ना, अभी आपको डीपोलराइजेशन से समझना है, तो ये वाली चीज जो दिखाई है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। आप मान के चलो कि यार थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट हो गया है, जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाता है विच इज अराउंड -55, तो आपके मेम्ब्रेन में बेटा क्या चीज ओपन हो जाएगी, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू बेटा व्हाट इज ट्रिगर जोन एंड ऑल, यू कैन सिंपली रिमेंबर कि मैम मेरे
एक्सॉन पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल सबसे पहले खुलेंगे जैसे ही, थैंक यू मनीष, जैसे ही मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे ही मेम्ब्रेन में स्टिमुलस आता है थ्रेशोल्ड, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए तो सोडियम की एंट्री होने लग गई। सोडियम की एंट्री होने लग गई तो बेटा देखो अंदर पॉजिटिव हो गया ना, अंदर पॉजिटिव हो गया, डीपोलराइजेशन। यही ग्राफ मैं आपको बता रही थी -70। पहले तो थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस होना चाहिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगी -55 कैसे होता है। आपको लगेगा मैम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलने से ही तो मैम -70 से पहले -55 होगा, तब जाके तो पॉजिटिव होगा, तो वही तो आपको समझना है बेटा। अभी -55 इज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड होते ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम की एंट्री होगी, ठीक है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम की एंट्री होगी, देखो एंट्री हो रही है, दरवाजे खुले, सोडियम की एंट्री, धीरे धीरे पॉजिटिव जाएगा और सोडियम एंट्री करेंगे और पॉजिटिव जाएगा। उसमें +40 दिखाया, प्लीज इग्नोर दैट, मैंने बोला ना थोड़ा बहुत डेटा बेटा इधर उधर हो जाता है। +30 आपको याद रखना है, जिसे एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसे नर्व इंपल्स बोलते हैं। +30 तक जैसे ही पहुंचता है बेटा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, एक्शन फेज, एक्शन पोटेंशियल, इंपल्स जनरेट हो जाता है। अब ये बेटा बंद हो जाएंगी, ये बंद हो जाएगी, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएगा, देखो कितनी सुंदर तरीके से दिखाया हुआ है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेगा तो बेटा पोटेशियम बाहर जा रही है, जो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हुई थी वो नेगेटिव हो रही है, देखो -70, पर ये अभी बंद नहीं हुई। मैंने बोला था ना कि इट टेक्स मोर टाइम टू क्लोज, इसको समय ज्यादा लगेगा अभी क्लोज होने के लिए, तो -70 से भी ज्यादा नेगेटिव अभी हो जाएगी, क्योंकि और ज्यादा पोटेशियम बाहर चले जाएंगे, जिसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। दिस इज हाइपर पोलराइजेशन। बस फिर ये क्लोज हो गई मेम्ब्रेन, वापस से रेस्ट पर, ठीक है। तो आपको बेटा क्या लग रहा है, लाइट्स ऑन कर देना मनीष, तो समझ लगा बेटा कि किस तरीके से, तो दिस इज द बेस्ट एनिमेशन बेटा दैट यू कैन एक्चुअली सी, इससे ज्यादा बेहतरीन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव पीरियड तो आपके बेटा है भी नहीं। आई होप कि तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा ये चीज समझ में आई होगी। अभी तो हमने बेटा सिर्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, अभी तो हमने ये पढ़ा नहीं है कि ये पूरे न्यूरॉन में आगे तक कैसे फैलता है। जो हमने बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक चीज पढ़ी थी कि मसल को इंफॉर्मेशन देते हो, न्यूरॉन में ट्रैवल करके आते हो, इंफॉर्मेशन पूरी ट्रैवल करके आती है, वो मैकेनिज्म तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करके एक्सॉन के एंड तक जाती है, वो मैकेनिज्म तो अभी हमें पढ़नी है। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा एक पर्टिकुलर जगह पे स्टिमुलस आने पर किस तरीके से चेंजेस होते हैं। अब मैं आपको एक्चुअली में बता रही हूँ हाउ द थ्रेशोल्ड इज जनरेटेड। डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, बट बेटा मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, तो एक नोट डाल के, वैसे तो बेटा ये अतिरिक्त होके भी अतिरिक्त नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान मैं लिख दे रही हूं, फिर भी बेटा पढ़ लेना, ये भी लिख रही हूं मैं, स्टिल पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान पढ़ ही लेना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूं हाउ थ्रेशोल्ड इज अचीव्ड। अब आप मुझे बताना कि ये कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चों, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन तो ठीक है, बुक में भी है, समझ लगी जाता है मोर और लेस, लेकिन हाउ थ्रेशोल्ड इज जनरेटेड बच्चों को तो लगेगा -70 से जो हम +30 कर रहे हैं, कहीं ना कहीं -70 से ही तो मैम +30 सोडियम के एंट्री की वजह से हो रहा है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलने की वजह से हो रहा है, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। हाउ बेटा, तो जरा इस पे थोड़ा ध्यान दो। एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूं, डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ये क्योंकि आगे अभी तुम्हें बताऊं एक्स्ट्रा होके भी एक्स्ट्रा क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बेटा कंडक्शन ही नहीं समझ में आएगी अगर आप ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे। जो कंडक्शन होती है इंपल्स की, वो कंडक्शन का कॉन्सेप्ट ही इस पर बेस्ड है, तो जब इस पर बेस्ड है तो आपको बेटा ये चीज समझने की तो जरूरत है ना। ये आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, डेंड्राइट्स, ये आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। अब हम क्या कहते हैं बेटा, मेम्ब्रेन अंदर से अभी तक नेगेटिवली चार्ज थी, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज थी, जिसे हम -70 मिलीवोल्ट कह रहे हैं। फिर बेटा हमने कहा कि स्टिमुलस हमारे पास आता है और हर स्टिमुलस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, क्या आंसर इज नो।
मैम मिनिमम वैल्यू का स्टिमुलस होना चाहिए जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। डेंड्राइट्स में बेटा कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है लिगैंड चैनल्स, जिन्हें बोला जाता है लिगैंड चैनल्स। ये होते हैं लिगैंड चैनल्स। किसके लिगैंड चैनल्स? सोडियम के लिगैंड चैनल्स। किसके लिगैंड चैनल्स? सोडियम के लिगैंड चैनल्स। समझना मेरी बात बेटा, जब जब बेटा आपकी बॉडी में स्टिमुलस आता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है ना, किसी भी फॉर्म में। जैसे कि बेटा एक स्टिमुलस का एग्जांपल, जैसे परफ्यूम स्प्रे किया तो परफ्यूम में कुछ केमिकल्स थे जिससे तुम्हें खुशबू आ रही है, तो केमिकल स्टिमुलस है। किसी भी फॉर्म में स्टिमुलस अवेलेबल हो सकता है, बट बेटा परफ्यूम यहां पे छिड़का तो खुशबू आई, बहुत दूर छिड़का तो खुशबू नहीं आई, ऐसा क्या हुआ? डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। समझना मेरी बात, मैं कह रही हूं कि जैसे ही स्टिमुलस आता है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जैसे ही बेटा स्टिमुलस अराइव्स, जैसे ही स्टिमुलस आता है, सबसे पहली चीज बेटा क्या होगी पता है? स्टिमुलस आते ही बेटा सोडियम लिगैंड चैनल से सोडियम की बाइंडिंग होती है। सोडियम के लिगैंड चैनल से तो मैंने सोडियम की बाइंडिंग होगी। डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता, सोडियम की बाइंडिंग नहीं, सॉरी, जैसे ही बेटा स्टिमुलस आता है, सोडियम लिगैंड चैनल से बेटा सोडियम की एंट्री होगी। अब बेटा सोडियम लिगैंड चैनल, लिगैंड इज एनी काइंड ऑफ केमिकल। जैसे कि मैं बोल रही हूं ना कि केमिकल स्टिमुलस है, केमिकल स्टिमुलस मतलब मान लो कि बेटा कोई केमिकल ही है, कोई केमिकल ही है, ठीक है, ये केमिकल को तुम लिगैंड बोल सकते हो। लिगैंड इज एनी सब्सटेंस, लिगैंड कैन बी आयन, लिगैंड कैन बी ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, लिगैंड इज एनी काइंड ऑफ एनी सब्सटेंस। अब मैं कह रही हूं सोडियम के लिगैंड चैनल से जो तुम्हारी डेंड्राइट्स पे है, जैसे ही स्टिमुलस आता है, जैसे ही स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आने पर सोडियम लिगैंड चैनल से बेटा सोडियम की एंट्री होगी। अब सोडियम की एंट्री कितनी होगी वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पर। क्या स्ट्रेंथ है स्टिमुलस की, उस पे ये डिपेंड करता है कि सोडियम लिगैंड चैनल से कितने सोडियम एंटर करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो? एनी फॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रेंथ, different amount of sodium can enter into the cell। बहुत ज्यादा पीछे तो डेप्थ में नहीं जाएंगे बेटा, लेकिन इससे भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैम डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रेंथ है स्टिमुलस की, उस पर बेस्ड होगा कि कितने सोडियम अंदर आएंगे। अब आप मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, सोडियम अगर अंदर आएंगे तो बेटा यहां की मेम्ब्रेन अभी तक तो क्या थी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू। मैम सोडियम अगर अंदर आएंगे तो सोडियम की एंट्री से जो अभी तक मेम्ब्रेन यहां पे नेगेटिव थी, कितनी, -70। मैम सोडियम अंदर आने से मेम्ब्रेन पॉजिटिव होगी, हाँ या ना? कितनी पॉजिटिव होगी वो डिपेंड करेगा कितने सोडियम आए। मैंने क्या बोला बेटा कि स्टिमुलस, हर स्टिमुलस से एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा क्या? ऐसे तो बेटा फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही होता रहता। स्टिमुलस की कितनी स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि ये जो लिगैंड चैनल्स है, क्योंकि डेंड्राइट्स बेटा इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, तुम्हें पता है, इंपल्स रिसीव करती है, स्टिमुलस रिसीव करती है। डिपेंड करता है कि सोडियम लिगैंड चैनल से कितने सोडियम आए, और जितने सोडियम आए उस पर डिपेंड करता है कि ये -70 से और कितनी बेटा माइनस से पॉजिटिव की तरफ कितनी जाएगी। लेकिन एटलीस्ट ये -55 तो जानी चाहिए, सो दैट ये वाली वैल्यू अगर बेटा पहुंच गई सोडियम की एंट्री से तो यही कहलाती है थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाती है, ना कि जो कई बच्चे सोचते हैं कि मैम जो यहाँ पे हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खोलते हैं ना, तो सोडियम की एंट्री हो जाती है, सोडियम की एंट्री से -70 से -55 से फिर +30। नहीं, क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल था, स्टिमुलस आया,
डिपेंडिंग अपॉन की स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितनी है मैम, उस पर डिपेंड करेगा कि इस सोडियम लिगैंड चैनल से कितने सोडियम एंटर करेंगे सेल के अंदर। अगर ये सोडियम सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैम, ये -70 से पोटेंशियल चेंज करके -70 से -65, -62, -60, -58, -55 तो एटलीस्ट पहुंचनी चाहिए। यानी कि बेटा अगर स्टिमुलस की वैल्यू इतनी है कि उससे इतने सोडियम तो एंटर कर जाए कि -70 से -55 आपका पोटेंशियल पहुंच जाए, जैसे ये थ्रेशोल्ड पहुंचता है, इससे आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे। क्या अब आप लोगों को समझ में आया? क्या अब आप लोगों को समझ में आया? यस। अब बेटा सोडियम की एंट्री होगी जिससे कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। क्या मेरी बात समझ गए? इतने तो सोडियम आपके एंटर कर जाने चाहिए स्टिमुलस से जिससे कि यहां का पोटेंशियल -70 से -55 हो जाए। अगर -65 रहा तो कभी भी बेटा यहाँ के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स नहीं खुलेंगे, तो बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। -55 पहुंच जाए, जैसे -55 पहुंचता है यानी कि वो स्टिमुलस आ गया। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे हम लिखते हैं, अरे भाई ये कौन सा कलर है बेटा, एटलीस्ट जल्दी जल्दी बेटा, मेरे को बहुत सारे आपको कमेंट्स में दिल देने पड़ेंगे वरना बताती हूँ आप लोगों को। तो एटलीस्ट आप लोगों को बेटा बहुत सारे दिल बनाने की कॉन्सेप्ट चमक गया। एटलीस्ट ये पानी के अंदर क्या है भाइयों और बहनों, एटलीस्ट the charge should change from -70 to -55. This now causes opening of सोडियम VGC। दैट्स इट। अब तो बेटा आपको ये समझ में आ गया, तो कंडक्शन तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सॉरी हाँ, कंडक्शन अक्रॉस न्यूरॉन। जनरेशन समझ गए, इंपल्स स्टिमुलस कैसे जनरेट हुआ वो समझ गए। अब बेटा हमें पढ़ना है कि ये आगे दिशा में कैसे बढ़ती है, पूरे न्यूरॉन में कैसे फैलती है आगे की तरफ। बस ये समझ गए तो बेटा वो तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डन 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 कर लिया बेटा। एनसीईआरटी की बस गिनी चुनी कुछ यही लाइन्स है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो बेटा एक हेडिंग डालोगे, कंडक्शन अक्रॉस, कंडक्शन ऑफ अ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नए पेज से मैं स्टार्ट कर रही हूं। ठीक है, चलो फिर से मेम्ब्रेन बनाए। अरे भाई देख रहे हो बेटा बोर्ड कैसे ग्लिच कर रहा है। वाह भाई वाह भाई वाह। ये मैं क्या कर रही हूँ बेटा, आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दे रही हूँ। तो ये न्यूरॉन का जो हिस्सा है ये ए जोन है, ये बी जोन है, ये सी जोन है। समझना मेरी बात ध्यान से। अभी मैं आपको बोल रही हूं मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव है हर जगह। यानी कि बेटा मेम्ब्रेन अभी रेस्ट पर है हर जगह। ठीक है, मेम्ब्रेन अभी रेस्ट पर है हर जगह।
ये तीनों जोन्स में बेटा मेम्ब्रेन किस पर है, रेस्ट पर है। मैं ABC ऊपर लिख दे रही हूं, A, B एंड C। अब मैं बेटा क्या कर रही हूं, मैं स्टिमुलस दे रही हूं बेटा। अब आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा पता है कि जैसे ही स्टिमुलस आता है तो सोडियम लिगैंड चैनल से सोडियम की एंट्री होती है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस है, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस है तो बेटा अगर आपने ए साइट पर स्टिमुलस दिया है तो ऑब्वियस ही बात है थ्रेशोल्ड वैल्यू का अगर स्टिमुलस आएगा तो वो इस जगह पे बेटा किन चैनल्स को ओपन करा देगा, क्या वो इन जगह पर बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करा देगा, यस और नो। जिस जगह पे बेटा थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस दोगे वहीं पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे ना, कहीं और तो नहीं खुलेंगे। तो मैं क्या कह सकती हूं कि बेटा इस पर्टिकुलर जगह पे सोडियम VGC को अब ओपन हो जाना चाहिए। क्या इस जगह पर सोडियम VGC को ओपन हो जाना चाहिए, यस। आपने A, B और C जोन में बेटा डिवाइड कर दिया। बोर्ड थोड़ा ऊपर से दिख नहीं रहा है ना, ये बेटा स्क्रीन को इन लोगों ने ऐसे अरेंज करके रखा है ना, अब आपको दिखेगा शायद, है ना। A जगह पर स्टिमुलस दिया, मिनिमम वैल्यू का स्टिमुलस था, थ्रेशोल्ड वैल्यू का -55 का, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, लेकिन कहां खुलेंगे, जिस जगह पे स्टिमुलस दे रहे हो। ए वाली जगह पे बेटा खुल जाएंगे, सोडियम की एंट्री होगी, सोडियम की एंट्री होगी, हाँ या ना। डीपोलराइजेशन होगा या नहीं, डीपोलराइजेशन होगा या नहीं, एब्सोल्युटली होगा। बेटा मेम्ब्रेन के जज्बात और हालात कैसे बदलेंगे, मेम्ब्रेन के जज्बात और हालात कैसे बदलेंगे। और पता है बेटा अभी तुम्हें समझ में आएगा कि वो बताना क्यों जरूरी था और मैंने क्यों लिखा है, एक्स्ट्रा है पर पढ़ लेना, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है अभी टॉपिक। अभी देखो तुम, जैसे ही बेटा वापस से ABC लिख दूं, ABC, जैसे ही बेटा इसकी एंट्री हुई, यहां की मेम्ब्रेन अंदर पॉजिटिव हो गई, बाहर नेगेटिव, लेकिन ये अभी भी बेटा नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव है, ये अभी भी नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव है। क्या ये बात सबको समझ आती है, क्या ये बात सबको समझ आती है, हाँ या ना। यानी कि मैम अभी A वाली साइट मेरी क्या हो गई, डीपोलराइज्ड, मैम B वाली अभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड है, और C वाली भी अभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है या पोलराइज्ड है। पहले तो मुझे ये बताओ यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या, ये यहां तक कोई दुखदर्द समस्या। अब बेटा मुझे ये बताना, जैसे ही बेटा A वाली साइट पर चार्ज चेंज होता है, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, तो बेटा आप लोगों ने ये फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा, क्या करंट का फ्लो दिखेगा आपको। करंट का फ्लो कैसे दिखेगा बेटा, मैम करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखेगा, करंट का फ्लो मैम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखेगा, इस तरीके से। अगर बेटा करंट का फ्लो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव दिखेगा तो डेफिनेटली मैम A वाली साइट पर, क्योंकि अंदर पॉजिटिव था तो अंदर से तो मैम A से B करंट का फ्लो दिख रहा है, और बाहर से मैम B से A की तरफ करंट का फ्लो दिखेगा। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं बेटा, यस और नो, यस और नो। अब बेटा बहुत एक इंपॉर्टेंट बात अगेन आपको बताने वाली हूं। आपको बेटा यहां पे एक सर्किट कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अंदर की तरफ आपको A टू B डायरेक्शन में बेटा करंट का फ्लो दिख रहा है, और बाहर की तरफ आपको B टू A करंट का फ्लो दिख रहा है। यहां पे बेसिकली आपका एक सर्किट कंप्लीट हो गया है। आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप बताओ कि कंडक्शन की डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, तो कंडक्शन की डायरेक्शन हमेशा बेटा आगे की तरफ, यानी कि A से B, B से C, C से D, आगे की तरफ ही होती है टुवर्ड्स द एक्सोनल टर्मिनल। यहां आपका एक कंप्लीट सर्किट बेटा, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। क्या दिख रहा है बेटा आप लोगों को, आप समझना बेटा, बार बार रिपीटेडली बेटा आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट, सॉरी स्टिमुलस नहीं देते हैं, आप हर बार एक नया स्टिमुलस नहीं देते हैं। आपने एक बारी स्टिमुलस कहां दे दिया बेटा, आपने एक बारी स्टिमुलस दे दिया बेटा यहां A वाली साइड पर, क्या आपको B पे अलग से स्टिमुलस देना पड़ेगा, क्या C पे फिर से स्टिमुलस देना पड़ेगा, नहीं बेटा। हमेशा याद रखो जो चेंज इन पोटेंशियल आपको दिखता है, आप खुद सोच के एक बारी मेरे को बताना बेटा, यहां पर क्या हुआ था, इस जगह पर -70 से -55 पहुंचा था चार्ज, -70 से -55 पहुंचा था, चेंज हुआ था पोटेंशियल जिसे आप थ्रेशोल्ड बोल रहे थे। इसकी वजह से यहां बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले थे, हाँ या ना, हाँ या ना बेटा। यहां जब आपका स्टिमुलस आया था तो -70 से -55 जब हुआ
तब बेटा यहाँ के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले। यहाँ का चार्ज जब चेंज हुआ था तो उसी ने बेटा यहाँ के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को खोला। मानते हो कि नहीं? वैसे ही बेटा जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होता है, यहाँ पोटेंशियल चेंज होता है, वही चेंज इन पोटेंशियल जो आपको दिखता है वो अगली वाली साइट के लिए, ए के पास वाली साइट कौन सी है, बी वाली साइट के लिए एज अ थ्रेशहोल्ड एक्ट करता है। बार बार स्टिमुलस नहीं देना पड़ता। जैसे यहां चार्ज चेंज हुआ ना बेटा, जैसे यहां पे -70 से चार्ज चेंज हुआ था, यहां का चेंज इन चार्ज एक्ट करता है एज अ स्टिमुलस फॉर द नियरेस्ट साइट। जैसे यहां चार्ज चेंज हुआ, करंट का फ्लो हुआ, बेटा यहाँ के कौन से चैनल सब खुल जाएंगे फिर से, यहाँ के कौन से चैनल्स बेटा खुल जाएंगे फिर से, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। क्या समझ रहे हो मेरी बात? मैम यही जो ए पर आपने पोटेंशियल चेंज किया था और धीरे धीरे यहाँ की मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही थी, करंट का फ्लो आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा था, मैम यही चेंज इन पोटेंशियल तो मैम अगली पास वाली साइट के लिए एज अ स्टिमुलस एक्ट करती है और उसके सोडियम वीजीसी को ओपन करा देती है। देखना बेटा अगले स्टेप में क्या होगा, मेरे को ध्यान से एक बार देख के बताओ। और वही बेटा मैकेनिज्म कंटिन्यू होता रहेगा, वही मैकेनिज्म कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू मनीष। ये क्या है बेटा? ये साइट है ए, ये साइट है बी, ये साइट है सी। सुनना ध्यान से, करंट का फ्लो तो बेटा आप लोग को दिख रहा है, जो भी दिख रहा है आपको। ए पर जैसे ही पोटेंशियल चेंज हुआ था, मैंने क्या बोला था, वही जो चेंज हुआ वही पास वाली साइट के लिए एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, ताकि क्योंकि यहाँ पे चार्ज चेंज हुआ तो इसको लगा कुछ तो हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन आगे को बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? यही जो करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ की तो सोडियम वीजीसी खुल जा रही है, पर आप मुझे सोच के बता सकते हो कि यहाँ पे उस वक्त में क्या हो रहा होगा? यहाँ पे तो मैम जैसे सोडियम वीजीसी खुल रही है तो मैम यहाँ का चार्ज तो पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, यहाँ की मेम्ब्रेन तो मैम डीपोलराइज हो गई। बट एट द सेम टाइम बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए होंगे, जिससे यहाँ की मेम्ब्रेन वापस से रिपोलराइज हो रही होगी? क्या आपको बेटा वही चीज जो आपने पढ़ी है वही चीज तो अप्लाई करनी है मैम। जिस वक्त में ये बेटा करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ की पोटेंशियल चेंज हो रही है, जो इसके लिए बेटा एज अ स्टिमुलस काम कर रही है, यहाँ की तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गई, जिससे सोडियम की एंट्री आपको दिखेगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैम यहाँ तो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे और पोटेशियम बाहर की दिशा में मूव करेगी, जैसे हम हमेशा बेटा पढ़ भी रहे थे। पोटेशियम बाहर गए, अंदर की मेम्ब्रेन बेटा अगेन पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव को बाहर भेज दिया तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ की मेम्ब्रेन हो जाएगी मैम रिपोलराइज, यहाँ की अभी डिपोलराइज, यहाँ की वापस से रेस्ट पर है। अब आप वापस से मुझे बता सकते हो क्या होगा? अगेन बेटा जैसे यहाँ की पोलैरिटी चेंज हुई, यहाँ डिपोलराइजेशन हुआ, करंट का फ्लो, अगेन सर्किट कंप्लीट, करंट का फ्लो हुआ, एक सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल, वापस से स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल एक्ट करेगा एज अ स्टिमुलस फॉर द नियरेस्ट साइट, सॉरी फॉर द नियरेस्ट साइट मतलब सी साइट के लिए, नियरेस्ट साइट के लिए एज अ स्टिमुलस काम करेगा, नियरेस्ट साइट के लिए एज अ स्टिमुलस काम करेगा। तो मैम यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ के सोडियम वीजीसी खुल जाएंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है? ये लैंग्वेज के फॉर्म में मैं लिख दे रही हूँ, बट क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ए से बी, बी से सी, ऐसे करते करते बेटा आपकी जो इंपल्स है वो एंड तक पहुंच जाती है, कह सकते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में एक चीज लिख दे रही हूं। इस वाले डायग्राम में पहले तो मैं एक चीज लिखती हूं, क्या लिखूंगी इस वाले डायग्राम के लिए? चेंज इन पोटेंशियल, change in potential across site A act as a stimulus for the nearest site। और ये हर बार होता है,
इसकी नियरेस्ट साइट कौन सी है? इसकी नियरेस्ट साइट कौन सी है? बी, ड्यू टू विच करंट, एक तो फ्लो दिख रहा है आपको, अकर्स ए टू बी इनसाइड, बी टू ए आउटसाइड, सर्किट कंप्लीट। ऑल्सो क्या हो रहा है? सोडियम VGC, क्योंकि जैसे ही चेंज इन पोटेंशियल हुआ, यहां चार्ज चेंज हुआ तो उसने इसके लिए स्टिमुलस की तरह काम किया। सोडियम VGC ओपन्स एट बी। जैसे सोडियम VGC बेटा ओपन एट बी, फिर बी का पोटेंशियल चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस बी। अब यहां के लिए आप लिख सकते हो ना, चेंज जैसे बेटा यहां का पोलैरिटी चेंज होगा क्योंकि सोडियम की एंट्री होगी, चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस बी, change in potential across B act as a stimulus for C, और ये बेटा प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा टिल यू रीच द एक्सॉन टर्मिनल। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई? क्या मैं एनसीईआरटी की एक बारी रीडिंग करा दूं? फिर बेटा मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में ये तो हम एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में पढ़ रहे हैं। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में तो बेटा पूरे न्यूरॉन के अक्रॉस ही कंडक्शन करा सकते हो, माइलिनेटेड में तो ऐसा नहीं कर सकते। तो माइलिनेटेड में क्या करोगे वो चीज मैं आपको समझाऊंगी। पहले बेटा इसे पॉज करके लिख लो, पहले मैं एनसीईआरटी की ये जो गिनी चुनी 4 लाइनें हैं वो आपको समझाती हूँ। देखो, एट साइट्स इमीडिएटली अहेड, that is site B, membrane has a positive charge on outer surface and negative charge on inner surface। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया बोला इसी डायग्राम से, थोड़ा डायग्राम कट रहा होगा है ना, ये बोर्ड की एडजस्टमेंट की नहीं की है बेटा ठीक से। ये B, ये A, ये C, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इसके पहले की लाइन में क्या समझाया था कि A वाली जो साइट थी बेटा वो डीपोलराइज हुई थी, लेकिन B वाली साइट अभी भी रेस्ट पर है, C वाली अभी भी रेस्ट पर है। फिर इन्होंने बोला एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम A to B, आउटर सरफेस फ्रॉम B to A टू कंप्लीट द करंट फ्लो सर्किट। A to B, B to A, सर्किट कंप्लीट हो गया। Hence the polarity at site is reversed and an action potential is generated at site B। यही से बेटा B पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कैसे? बिकॉज B के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, यहां की पोलैरिटी भी बदलेगी। Thus the impulse or action potential is generated at site A, now arrive at site B। कैसे अराइव हुई? चल के नहीं आई, उसने स्टिमुलस की तरह काम किया B के लिए, B पर अपने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खोले, B पर बेटा अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। And this sequence is repeated along the length of axon and consequently the impulse is conducted। और इसी तरीके से मैम रिपीट होते होते ये एक्शन पोटेंशियल एंड तक ट्रैवल करता है और कंडक्ट करता है। The rise in stimulus induced permeability to sodium is extremely short-lived and is quickly followed by a rise in permeability to sodium to potassium ions। बोला कि सोडियम आयंस जो बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से एंटर करते हैं ना, वो थोड़े ही एंटर कर पाते हैं एज कंपेयर टू पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से, जो पोटेशियम का मूवमेंट होता है। सोडियम की मूवमेंट शॉर्ट लिव्ड होती है बट पोटेशियम की शॉर्ट लिव्ड नहीं होती है। क्या बोला है? विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन, रिस्टोर्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम वंस अगेन रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलस। वापस से रेस्ट पर लाना क्यों जरूरी है? वापस से -70 करना क्यों जरूरी है? ताकि बेटा वो वापस से स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कर पाए। दिस इज ऑल बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स। बट अभी आपने बेटा एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में पढ़ा, मैं आपको बता दे रही हूं, वैसे एनसीईआरटी ने आगे कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। जंपिंग कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है?
इसको थोड़ा सा ना एक नोट फॉर्म में लिख लो। आज बस हम बेटा यहीं तक रखेंगे, आज हम इसके साथ में दूसरे टॉपिक को कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज का कंटेंट जो है हैवी कंटेंट है, तो इसके आगे और भी एक्स्ट्रा कंटेंट्स को हम चिपकाते नहीं है। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताती हूँ, जैसे बेटा आप अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन को अगर कंपेयर करो, ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन था और इसके कंपैरिजन में मैं कह रही हूं यहाँ पे एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है। मैम माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमें पता है कि माइलिन शीथ होती है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में हर तरफ से आप फ्री कंडक्शन नहीं कर सकते, हर जगह पे चैनल्स आपके सोडियम पोटेशियम के नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ माइलिन शीथ जहां पे नहीं है, यानी कि नोड्स ऑफ रैनवियर, सिर्फ और सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर पे ही बेटा फ्री कंडक्शन आपको दिख सकता है, क्योंकि मैम बाकी सारी जगह पे तो माइलिन शीथ से इंसुलेशन है, और अगर माइलिन शीथ रहेगी तो वो इंसुलेटेड रहेगा एरिया। इंसुलेटेड का मतलब मैम उसके अक्रॉस फ्री कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल, उसके अक्रॉस फ्री कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्या ये बात सारे बच्चे मानते हैं? क्या ये बच्चे सारे बेटा इस बात को मानते हैं? माइलिन शीथ जहां होगी मैम वहां तो फ्री कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, जहां माइलिन शीथ नहीं है मैम वहां फ्री कंडक्शन आप करा सकते हो। तो बेटा केस तो यहां पे भी ये है कि आपको जो चार्ज डिफरेंस वहां पे दिख रहा था, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, वो तो यहाँ पे भी है मैम, लेकिन यहाँ पे बेटा वो चीज क्या होगी ना, जैसे आपने अभी पढ़ा, जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि इस एरिया को अगर मैं A B C D में डिवाइड करती हूँ, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर जगह की पोटेंशियल को चेंज करते हुए जाना पड़ेगा। पहले यहां से यहां करोगे, फिर बेटा यहां से यहां जाओगे। तो आप जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी जगह पे मुझे A से Z तक जाना है, तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं A B C D करके, मतलब मैं चलते चलते जाऊं, जो कि मुझे एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में करना पड़ता है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में मुझे कंडक्शन अगर करना है तो मुझे बेटा सोच के देखो, हर जगह की पोलैरिटी को चेंज करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह फ्री कंडक्शन हो रहा है। लेकिन एक माइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा जंपिंग कंडक्शन शो कर सकती हूं। देखो मुझे बाकी जगह से मतलब ही नहीं है, बाकी जगह पे तो कंडक्शन हो ही नहीं सकता है, बाकी जगह पे तो फ्री कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को कंडक्शन सिर्फ कहां करने का है, नोड्स ऑफ रैनवियर टू नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर टू नोड्स ऑफ रैनवियर। इसके केस में आप जंप कर करके बेटा कंडक्शन करते हैं, इसीलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में फास्टर कंडक्शंस होती हैं, और इसीलिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्यादा पाई भी जाती हैं, मोस्टली माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे कंडक्शन अकर्स, यहां पे कंडक्शन अकर्स ओनली across nodes of Ranvier, only across nodes of Ranvier, और इसीलिए यहां आप कंडक्शन को करते हैं जंप करके, जंपिंग कंडक्शन सीन, जंपिंग कंडक्शन इज सीन, इसी को बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, इसी को बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। यानी कि अगर एक अनमाइलिनेटेड के केस में मैं देखूं तो कंडक्शन कंपैरेटिवली स्लोअर होगी बेटा। आप सोच के देखो ना, हर एक पॉइंट पर आपको बेटा चेंज करना पड़ रहा है, स्लोअर कंडक्शन। यहां जंपिंग कंडक्शन हो रही है तो यहां फास्टर कंडक्शन होगी। क्या मेरी बात समझ गए सारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बालक? यस एवरीवन, डन 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 डन। कोई दुख दर्द समस्या? एक सिप पानी पी लिया जाए। आज हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ जनरेशन ऑफ इंपल्स एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में बेटा हमें क्या करना है, मैं अच्छा हुआ मैंने वैसे उसमें लिखा भी नहीं था, साइनेप्सिस के बारे में करना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस के अक्रॉस कंडक्शन कैसे होता है, और हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ब्रेन के बारे में ही डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको पता है रेस्ट ऑफ द पोर्शन कट हो चुका है, ठीक है? आई होप लेक्चर आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया से मन लगा के पढ़ो बेटा, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। आगे आने वाला टॉपिक जो ब्रेन केमिकल साइनेप्सिस इज आल्सो वंडरफुल। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि आपको उसकी भी आधी नॉलेज होगी, ठीक है? तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। एक छोटा सा गाना मैं आप लोगों के लिए सुना देती हूँ जाते जाते।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बट अभी हम कह रहे हैं अलविदा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय।